Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट। हीट का हिंदी में मतलब होता है ऊष्मा। In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is cold. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि ऊनी कपड़े जानवरों से पाए जाने वाले रेशे से बनते हैं, और आप ये भी पढ़ चुके हैं, आप ये भी जानते हैं कि सूती कपड़े पौधों से पाए जाने वाले रेशे से तैयार होते हैं। हम ऊनी कपड़े जाड़ों के मौसम में पहनते हैं जब बाहर ठंड होती है। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। हम हल्के कलर वाले सूती कपड़े गर्मी के मौसम में पहनते हैं, वे हमें ठंडक का अनुभव देते हैं। आप सोच रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हर अलग अलग सीजन में क्यों किसी खास प्रकार के कपड़े किसी खास प्रकार के मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. जाड़े के मौसम में आप घर के अंदर में आप ठंडा महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो आपको गर्म फील होगा। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप घर के अंदर हैं तो भी आपको गर्मी लगता है। हाउ डू वी नो वेदर हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमको कैसे पता चलता है कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम काफ़ी ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ वस्तु या तो गर्म है या तो कुछ वस्तु ठंडे हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है लेकिन बर्फ़ ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। इन टेबल 4.1 मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। आप ऐसे कुछ वस्तुओं का लिस्ट बनाइए और मार्क कीजिए वे वस्तु गर्म है या ठंडे हैं। डो नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। ऐसे वस्तुओं को मत छूइए जो काफ़ी गर्म है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। सावधान रहिए अगर आप मोमबत्ती को या फिर स्टोव को आप हैंडल कर रहे हैं या फिर आप उससे कुछ काम कर रहे हैं तो। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. हम देखते हैं कि कुछ वस्तु गर्म होते हैं तो कुछ वस्तु ठंडा होता है तो कुछ वस्तु गर्म होते हैं। आप ये भी देखते हैं कि कुछ वस्तु एक समान गर्म नहीं होता है। कुछ वस्तु गर्म है तो कुछ ज़्यादा गर्म है, कुछ ठंडा है तो कुछ ज़्यादा ठंडा है। वी ऑफन डू इट। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हम यह कैसे निर्णय लेते हैं कि कौन सी वस्तु किसी वस्तु से कितना ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। ये अक्सर ऐसा हम छू करके करते हैं। ऐसा छू करके हम यह ज्ञात करते हैं, यह पता करते हैं कि कौन वस्तु कितना गर्म है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट।
लेकिन क्या ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है इस पे हम विश्वास कर सकते हैं? इसे हम एक्टिविटी 4.1 में देखेंगे। टेक 3 लार्ज मग्स, ये काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। लेबल देम एज ए, बी एंड सी, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। 3 मग लीजिए, उन्हें ए बी सी लेबल कीजिए। मग ए में आप ठंडा पानी डालिए, मग बी में आप गर्म पानी डालिए और मग सी में आप ठंडा गर्म पानी दोनों मिक्स करके डाल दीजिए। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, आप अपने लेफ्ट हैंड को मग ए में डालिए एंड राइट हैंड इन मग बी, और अपने दाहिने हाथ को मग बी में डाल दीजिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। 2 से 3 मिनट दोनों हाथों को दोनों मगों में रखने के बाद आप दोनों हाथ एक साथ उठा करके मग सी में आप रख दीजिए। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथ में एक ही तरह का अनुभव होता है? बूझो सेज में माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड? बूझो जब अपना लेफ्ट हैंड डालता है मग सी में, मतलब दोनों हाथ तो एक ही साथ डालता है, पर उसका लेफ्ट हैंड जो कि ठंडे पानी में था, उस हाथ को जो निकाल के उसने मग सी में डाला है, तो उस हाथ से वो पानी उसको गर्म फील हो रहा है। लेकिन जो राइट हैंड जब वो डालता है तो राइट हैंड से वो पानी उसको ठंडा फील हो रहा है। तो अब इससे बूझो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या निर्णय लेगा कि सी मग का पानी गर्म है या ठंडा है। Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. अब बूझो के कन्फ्यूजन से ये पता चलता है कि हम हमेशा हमारे सेंस ऑफ टच पे भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का पता करने के लिए कि वो कितना गर्म है या ठंडा है, या फिर कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडा है। Sometimes it may deceive us, कभी कभी ये हमें इसमें धोखा भी हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। रिलायबल मेजर मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है, वो उसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को एक डिवाइस से नापा जाता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर लगभग सभी लोगों के घरों में होता है, ये सामान्य सी वस्तु है। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का मापन। Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? आप याद कीजिए, कभी आप या आपके घर का कोई सदस्य कभी घर पे बीमार पड़ा होगा तो आपका या आपके घर के सदस्य का टेम्परेचर नापा गया होगा किसी थर्मोमीटर से। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने में मदद करता है, जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप अपने हाथ में थर्मोमीटर को पकड़िए और उसको ध्यान से देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने किसी मित्र से रिक्वेस्ट करके आप थर्मोमीटर मांग लीजिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। फिगर 4.2 में यहाँ पे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर दिया हुआ है, इसका पिक्चर दिया हुआ है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लंबा, पतला, सीधा ग्लास ट्यूब से बना होता है।
इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक छोर पे बल्ब होता है। ये बल्ब यहाँ पे दिया हुआ है, ये बल्ब है, इसमें मर्क्यूरी होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, इस बल्ब में मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, बल्ब के बाहर में एक चमकता हुआ धागे जैसा आपको मर्क्यूरी दिखेगा, धागे का मर्क्यूरी दिखेगा आपको चमकता हुआ। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, अगर आपको वो मर्क्यूरी वाला थ्रेड नहीं दिखता है, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट, थोड़ा सा आप उसको रोटेट करेंगे थर्मोमीटर को तो आपको वो दिखेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, उसके मतलब उसके ऊपर स्केल होता है, मतलब नापने का, डिग्री नापने का कि कितना टेम्परेचर है, तो उसका स्केल होता है। जैसे मीटर स्केल में नाप, मीटर स्केल का नाप मीटर्स में होता है, तो इस स्केल पे नाप डिग्री में होता है, डिग्री सेल्सियस में। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड इन डिग्री सेल्सियस, तो इस पे जो स्केल यूज़ करते हैं वो हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, इसको हम डिग्री कैपिटल सी से हम इंडिकेट करते हैं। बूझो, वॉन्डर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, फिगर 4.2 में दो स्केल दिया हुआ है, उसमें से कौन सा उसे पढ़ना चाहिए, ये कन्फ्यूज्ड है। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल, पहली उसे सजेस्ट करती है, बताती है कि इंडिया सेल्सियस स्केल को फॉलो करता है, इसीलिए हमें सेल्सियस स्केल को पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, जो दूसरा स्केल है जिसके ऊपर की 94 to 108 डिग्री का नाप दिया हुआ है, डिग्रीज का नाप दिया हुआ है, वो पहले यूज़ में था, अब यूज़ में नहीं है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही टेम्परेचर को ये नापता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर को भी ये नहीं नाप पाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः 37 डिग्री से कम नहीं होता है और 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये इस तरह का स्केल इसका बनाया हुआ है। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को कैसे पढ़ते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। यहाँ पे आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे आपको दो बिगर मार्क जो है वो 1 डिग्री का डिफरेंस बताता है, तो पहले उसको आप उसमें का डिफरेंस आप नोट कीजिए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। इन ब्रैकेट शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। अब वो जो दो बड़ा मार्क्स है उसको भी आप नोट डाउन कीजिए, उसमें भी जो डिवीजन है उसको आप नोट डाउन कीजिए कि उसमें कितना डिवीजन है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मान के चलिए कि जो बिगर मार्क्स है वो 1 डिग्री रीड करता है और उसके बीच में 5 डिवीजन है। देन द वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो एक डिवीजन होगा वो कितना रीड करेगा, 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मामीटर को धोना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई जर्म्स हो तो वो मर जाए,
कोई हानिकारक कीटाणु हो, जर्म्स हो तो वो मर जाएगा। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसे थोड़ा मजबूती से पकड़ के उसको झटका दीजिए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, जर्क देने से मर्क्यूरी का लेवल नीचे चला जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, मर्क्यूरी का लेवल आपको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक लाना है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अब थर्मोमीटर के बल्ब को आप जीभ के नीचे रख लीजिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को आप बाहर निकालिए, उसके बाद आप उसके रीडिंग को नोट डाउन कीजिए, उस पर कितना है रीडिंग आप उसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री कैपिटल सी, टेम्परेचर को हमेशा डिग्री कैपिटल सी में से हम डिनोट करते हैं, इसका यूनिट यही है। What did you record as your body temperature? आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक इंसान का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, ध्यान रखिए कि टेम्परेचर को हमेशा उसके यूनिट के साथ लिखा जाता है। पहेली measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degree Celsius. पहेली जो है वो चिंतित हो गई क्योंकि उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलिए हम पहेली को ये बताते हैं कि पहेली के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने कुछ लगभग 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर आप नापिए विथ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप अपने लगभग 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर नापिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2 और आप उसे रिकॉर्ड कीजिए 4.2 में कितना कितना सबका बॉडी टेम्परेचर है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी लोगों का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। सभी लोगों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं कि हो। इट मे बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग कहते हैं वो एक्चुअली ढेर सारे स्वस्थ लोगों का एक एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, ढेर सारे हेल्दी पर्सन्स का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, वही हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि इंसान के शरीर के टेम्परेचर को नापा जा सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एक इंसान का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यही कारण है कि थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम, 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है। बूझो गॉट ए नॉटी आइडिया। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. बूझो के दिमाग में एक शरारत आया कि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से वो गर्म दूध को नापेगा। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहली ने उसे मना किया ऐसा करने से। कॉशन,
डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर को इंसान के शरीर को ही नापने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी दूसरे वस्तु को आप ये दूसरे वस्तु के टेम्परेचर को नापने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप यूज़ मत कीजिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। अगर गर्म पानी में, गर्म दूध में अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगर डालेंगे तो वो टूट जाएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो मनुष्य अपना शरीर मेजर करता है, अपने शरीर का टेम्परेचर नापता है, लेकिन दूसरे वस्तुओं का टेम्परेचर कैसे नापते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इस काम के लिए दूसरे थर्मोमीटर्स हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसमें से एक थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे कि हम अन्य वस्तुओं के टेम्परेचर को हम नापते हैं। The teacher will show you this thermometer। टीचर आपकी इस थर्मोमीटर के बारे में बताएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है अलग अलग काम के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। एक प्रकार का थर्मोमीटर होता है जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को बताता है। इस थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है वेदर रिपोर्ट बताने में, जिससे कि पिछले दिन का क्या मैक्सिमम टेम्परेचर था और क्या मिनिमम टेम्परेचर था वो बताया जाता है, जिससे नाप के। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपकी टीचर आपको ये वाला थर्मोमीटर दिखाएगी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप उसके ऊपर ध्यान से देखिए और उसमें देखिए कि वो सबसे लोएस्ट कितना टेम्परेचर नाप सकता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कितना नाप सकता है। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ऑल्सो as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया था, इसमें का जो स्मॉल डिवीज़न है वो कितना बताता है। जैसे उसमें 1 डिग्री के बीच में 5 डिवीज़न है, तो इसमें कितना आपको बताता है। 2 बड़े मार्क के बीच में कितना आपको डिवीज़न, स्मॉल डिवीज़न कितना बताता है। यू नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको ये इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा ताकि आप थर्मोमीटर को एकदम करेक्टली पढ़ सकें। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज। चलिए हम पढ़ते हैं कि इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। नल का पानी ले लीजिए, बीकर में या मग में ले लीजिए। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब थर्मोमीटर को आप इस तरह से डालिए कि बल्ब जो है वो पानी के अंदर में हो, लेकिन बल्ब ना कंटेनर जो बर्तन है जिसमें कि आपने पानी रखा है ना उसके साइड को टच करे, ना ही उसके पेंदी को, नीचे बॉटम को टच करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, एकदम सीधा स्ट्रेट वर्टिकली आप उसको पकड़ के रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के अंदर का जो मरकरी है उसके मूवमेंट को आप ध्यान दीजिए। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी। आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक मर्क्यूरी का जो धागा है वो पूरा सीधा पूरा जाकर के रुक ना जाए, किसी पॉइंट पे जाकर के वो रुक ना जाए। यहाँ पे हरी पट्टी में क्या लिखा है?
इसको पहले पढ़ लेते हैं। नोट द रीडिंग, अब आप रीडिंग को नोट कीजिए। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब जब मर्क्यूरी का जो थ्रेड हो वो जा करके वो फिक्स हो जाएगा, तब वही रीडिंग जो है उस समय का उस पानी का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब हर स्टूडेंट ने जो टेम्परेचर नाप करके जो रिकॉर्ड किया है उसको आप तुलना कीजिए। अब बूझो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। अब बूझो को समझ में आया कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ों को नापने के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता। बट स्टिल वंडर्स वेयर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो ये सोच रहा है कि क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ किया जा सकता है बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए किसी इंसान का, उसके बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग। अब आपके जो अलग अलग मित्रों ने ये जो नापा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, क्या उनके रीडिंग्स में कोई डिफरेंस है? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब अगर कुछ डिफरेंस है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका आप चर्चा कीजिए। चलिए हम एक्टिविटी 4.5 देखते हैं, लेकिन ये वाला हरा वाला पट्टी पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। अभी जैसे कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हम दोनों में सामान्य रूप से रखते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी से रिलेटेड जो प्रिकॉशन है, मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी होता है। तो कुछ प्रिकॉशंस दोनों में समान रूप से हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशन होते हैं जो कि हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में खास करके रखा जाता है। जैसे हमें अगर क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अगर किसी वस्तु को अगर हम नाप रहे हैं तो हमें सीधा ऊपर खड़ा रखना पड़ेगा, अपराउट, सीधा। नीचे जैसे डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ सीधा। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिसका टेम्परेचर हमें नापना है उस वस्तु को, उस बल्ब को, मर्क्यूरी बल्ब को, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी बल्ब है उसको पूरा सराउंड करना चाहिए, मतलब चारों तरफ होना चाहिए वो वस्तु मर्क्यूरी बल्ब के। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो ये मर्क्यूरी बल्ब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, ये जो बर्तन है, जिस बर्तन में आप वस्तु को नाप रहे हैं, उस जिस वस्तु के टेम्परेचर को, उसका सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। Take some hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water। कुछ गर्म पानी लीजिए और थर्मोमीटर को पानी में डालिए। Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature। जब तक मर्क्यूरी थ्रेड स्टेडी नहीं हो जाता है तब तक इंतजार कीजिए, और जब स्टेडी हो जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर नोट कीजिए। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। अब उसके बाद तुरंत आप थर्मोमीटर को बाहर निकालिए, उसके बाद देखिए कि क्या होता है। पानी से बाहर निकालिए और उसके बाद ध्यान से उसको देखिए कि क्या हुआ उसके बाद। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फ्लो। क्या आपने नोटिस किया कि जैसे ही आपने पानी से बाहर थर्मोमीटर को बाहर निकाला, वैसे ही जो मर्क्यूरी का लेवल है वो तुरंत नीचे गिरने लगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर उसी समय पढ़ लिया जाना चाहिए जब थर्मोमीटर पानी में है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your
बॉडी टेम्परेचर। अभी आप याद कीजिए कि जब आप अपना टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर को रीड करने के लिए थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब तक वस्तु के अंदर में है उसी समय उसका टेम्परेचर को लिख लेना होता है, नहीं तो जैसे ही उस वस्तु से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो तुरंत का तुरंत उसका मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाने लगता है। लेकिन ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं होता है, इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम हमारे शरीर के तापमान को नहीं नाप सकते हैं। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आदमी का शरीर का टेम्परेचर नापा जाना ये आसान नहीं है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? लेकिन मर्क्यूरी के अंदर में, मर्क्यूरी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर में होता है, टेम्परेचर नापने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को तो उसके अंदर में मर्क्यूरी का लेवल तुरंत नीचे क्यों नहीं गिरता? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, बल्ब के पास में एक किंक होगा। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग। ये क्या करता है कि ये मर्क्यूरी लेवल को गिरने से बचाता है। ये किंक आपको, ये पिक्चर क्लियर नहीं है इसका, ये किंक आपको इधर इस तरफ है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. मर्क्यूरी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। अभी जैसे मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हानिकारक है, हार्मफुल होता है, और उसको डिस्पोज करना, उसको फेंकना काफ़ी मुश्किल काम है। जब थर्मोमीटर जब टूट जाता है तो उसके मर्क्यूरी को डिस्पोज करना आसान नहीं है। आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ किया जाता है और डिजिटल थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी यूज़ नहीं होता है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने ये देखा होगा कि जब एक फ्राइंग पैन को आप आग के ऊपर रखते हैं तो वो तुरंत गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूटेंसिल तक हीट चला जाता है फ्लेम से, आग से जो बर्तन तक हीट ट्रांसफ़र होके जाता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब पैन को आग के टच से हटा दिया जाता है वो तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? वो क्यों ठंडा हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। जो हीट है आग से हटाने के बाद जो पैन का हीट है उसके आसपास के वातावरण में वो ट्रांसफर हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. इसलिए आपने इन दोनों केसेस में आपने अनुभव किया होगा कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है हॉटर से कोल्डर जगह पे। जैसे कि फ्लेम हॉट है तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुआ यूटेंसिल में, अब उसको वहाँ से हटा करके बाहर रख दिए तो वहाँ से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो गया। हीट जो है अब वो बर्तन यूटेंसिल गर्म है, वो हॉटर, वो ज़्यादा गर्म है और उसका सराउंडिंग ठंडा है,
तो वहाँ से आपको ठंडे जगह पे हीट ट्रांसफ़र हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हीट फ्लो करता है हॉटर रीजन से, हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ में हीट ट्रांसफ़र होता है। इनफैक्ट in all cases heat flows from a hotter object to a colder object। हर केस में, हर परिस्थिति में हीट, ऊष्मा आपको गर्म से ठंडे वस्तु में ट्रांसफ़र होती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पता लगाते हैं कि हीट कैसे फ्लो करता है। कैसे? एक्टिविटी 4.6, टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। एक आयरन का मेटल ले लीजिए, एक मेटल स्ट्रिप ले लीजिए एल्युमिनियम का या फिर आयरन का। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब उस रॉड के ऊपर थोड़ा सा मोम के दाने आप लगा दीजिए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड। अब ये जो मोम है ये एक दूसरे से बराबर की दूरी पे होनी चाहिए। उसके बाद रॉड को स्टैंड में लगा दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ये इस तरह से आप ईंट में आप लगा दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस। अब आप एक दूसरे तरफ से, यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, गर्म कीजिए रॉड को। अब उसके बाद देखिए कि ये जो वैक्स के मोम के दाने जो आपने चिपकाए थे उनके साथ क्या हुआ। डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल। क्या ये जो मोम के दाने हैं ये क्या गिरना शुरू हो जाते हैं। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। कौन सा पीस पहले गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज, do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end। हाँ, यहाँ पे देखिए हीट जो है जहाँ से जल रहा है मोमबत्ती, वहाँ पहले उस एरिया को गर्म कर रहा है और धीरे धीरे हीट क्या है हो रहा है कि वो फ्लो होते जा रहा है। जहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है उस एरिया को, वो रॉड के उस एरिया को वो पहले गर्म कर रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में हीट चला जाता है, इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड चीजों में हीट इसी प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसफर होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली। क्या सारी वस्तुएं आसानी से हीट कंडक्ट कर लेती हैं, मतलब क्या सारी वस्तुएं आसानी से गर्म हो जाती हैं। You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? देखिए आपने देखा होगा कि मेटालिक जो भी पैन होता है उसका उसमें प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। क्योंकि अगर लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का हैंडल नहीं होगा तो उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आप एक छोटे से पैन में या बीकर में पानी को गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर।
Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For examples, aluminium, iron and copper. The materials जो मटेरियल आसानी से गर्म हो जाते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये दे आर कंडक्टर्स। ये आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो मटेरियल्स आसानी से गर्म नहीं होते, जो वस्तु आसानी से गर्म नहीं होते हैं, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरह की वस्तुएं दी गई है। इसमें आपको जिस तरह से एक्टिविटी में ये स्केल है, पेंसिल है, हाँ, तो कुछ मेटल की चीज़ें हैं, तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक में अगर आप दूसरे एंड से आप पकड़ेंगे, छुएंगे इस गर्म पानी में रखी हुई चीज़ों को, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको गर्म फील होगा और कुछ चीज़ आपको गर्म फील नहीं होगा। जो चीज़ आपको गर्म फील होगा वो समझ लीजिए कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पानी और हवा ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है? Let us find out. Activity 4.8. Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. एक गोल फ्लास्क लीजिए जिसका बॉटम, नीचे का पेंदी जो है वो गोला हो। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर ले लीजिए। फिल इट 2/3 विथ वाटर। 2/3 भाग इसको पानी से भर दीजिए। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड और make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। या आप इसको इस तरह से रखिए जिससे कि आप इसको नीचे से गर्म कर सकिए। ये देखिए, ये फ्लास्क नहीं है, तो आप बीकर भी यूज कर सकते हैं। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि पानी स्थिर ना हो जाए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट ए बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ के जरिए आप पोटेशियम पर मैग्नेट जो है आप इसके बॉटम के अंदर में किसी तरह से पहुंचा दीजिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब जहाँ पे क्रिस्टल को आप रखे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसी के जस्ट नीचे आप उसको गर्म करना शुरू कीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। आप अपने अवलोकन को नोटबुक में लिखिए और आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए। जो आप देखे हैं, आपने जो आपने नज़र रखा है, आप उसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म होता है तो फ्लेम के पास का जो पानी है वो तुरंत गर्म हो जाता है। Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of
हीट, जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी किनारे से नीचे जहाँ पे गर्म हो रहा है वहाँ पे चला आता है. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन. गर्म पानी ऊपर चला जाता है और साइड से ठंडा पानी नीचे चला आता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. हीट ट्रांसफर का ये जो तरीका है इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. हवा में, ये तो पानी में हुआ, अब हवा में कैसे ट्रैवल करता है. इन दिस डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. धुआं किस डायरेक्शन में जाता है. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. जो हवा जहां पे गर्मी होता है, जो हीट जहाँ से गर्मी निकल रहा होता है वहाँ के पास का हवा वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन इट टू टेक इट्स प्लेस. जो ठंडी हवा होती है वो साइड से वो चली आती है और गर्म हवा का जगह ले लेती है और फिर वो गर्म होती है और फिर वो ऊपर चली जाती है. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. इस तरीके से हवा गर्म होता है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. एक्टिविटी 4.9. लाइट ए कैंडल. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. आप एक हाथ सीधा फ्लेम के ऊपर रखिए और एक हाथ फ्लेम के साइड में रखिए. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या आपके दोनों हाथ में बराबर से गर्मी लग रहा है. इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई. अगर नहीं तो कौन से हाथ में ज़्यादा गर्मी लग रहा है और क्यों. बी केयरफुल. कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. ध्यान रखिए कि आप इतने दूरी पे अपने हाथ को रखिए ताकि आपका हाथ जल ना जाए. नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ऊपर का जो हाथ है उस तरफ का जो हवा है वो कन्वेक्शन से गर्म होता है. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. इसीलिए ऊपर का जो हाथ है वो गर्म फील होता है. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at top. लेकिन साइड में जो होता है कन्वेक्शन नहीं चल रहा होता है, इसलिए वहाँ पे गर्म उतना फील नहीं होता है जितना ऊपर में फील हो रहा है. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than water. जो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक मनोरंजक चीज़ क्या होती है कि दिन में ज़मीन गर्म हो जाती है तेज़ी से. पानी की तुलना में ज़मीन ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर. और जो ज़मीन के ऊपर का जो हवा है वो गर्म हो जाता है एंड राइजेज अप, गर्म होकर ऊपर चला जाता है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. जो ठंडी हवा है वो समुंदर से दौड़ते हुए वो चली आती है, जो गर्म हवा जो ऊपर उठ के गया है उसका जगह लेने के लिए ज़मीन पे. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो चला जाता है समुंदर के तरफ और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होता है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज. जो इस तरह की हवा जो समुद्र से आती है इसे हम सी ब्रिज कहते हैं. ये दिन के समय में होता है क्योंकि दिन के समय में ज़मीन गर्म होता है पानी की तुलना में.
To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. अब सी ब्रीज को महसूस करने के लिए जो खिड़कियां होती है समुद्र के किनारे, लोग घरों की जो खिड़कियां होती है वो समुद्र के किनारे फेस करते हुए वहाँ खिड़कियां बनाई जाती हैं. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन रात को ठीक उल्टा होता है. द वाटर कूल्स डाउन फ्रॉम द स्लोली, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. जमीन की तुलना में रात में क्या होता है कि द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. रात की तुलना में ये दिन की तुलना में रात को पानी धीरे धीरे ठंडा होता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, इसीलिए ठंडा हुआ हवा जो होता है वो समुंदर की तरफ जाता है. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. फिगर 4.11 shows this phenomena. इस फेनोमेना को फिगर 4.11 बताता है. इसमें क्या है कि आपको दिन में सी ब्रीज फील होगा, क्योंकि दिन में ज़मीन तेज़ी से गर्म होता है और गर्म होकर हवा ऊपर चला जाता है, तो समुंदर से ठंडा हवा उसका जगह लेने के लिए चलाता है. लेकिन रात में इसी का उल्टा होता है. समुद्र का पानी गर्म होता है ज़मीन के तुलना में, तो समुद्र के पानी वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उड़ जाता है, तो इधर से ठंडा हवा उधर चला जाता है. इसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज. When we come out in the sun, we feel warm. जब हम धूप में बाहर आते हैं हम गर्मी फील करते हैं. How does the heat from the sun reach us? तो सूरज से जो गर्मी है वो हमारे पास कैसे आती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. कंडक्शन और कन्वेक्शन तभी होगा जब बीच में कोई मीडियम होगा, कोई माध्यम होगा. लेकिन सूरज के और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा वैक्यूम होता है, तो इस बीच में कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है. तो फिर सूरज से इतना सारा गर्मी हमारे तक कैसे पहुंच जाता है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. एक दूसरा प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं. सूरज से हमें गर्मी इस रेडिएशन के प्रोसेस से मिलता है. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. रेडिएशन के माध्यम से जो ट्रांसफ़र का हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है. इट कैन टेक्स प्लेस विद वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. ये बिना किसी माध्यम के हो सकता है. एक्चुअली हर गर्म चीज़ वो एक इनविजिबल रे रेडिएट करता है, विजिबल रे रेडिएट करता है, जिसे हम हीट रेस कहते हैं. उस हीट रेज की वजह से वस्तु से गर्मी दूसरे जगह पे पहुंच जाती है. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब रूम हीटर के सामने जब हम बैठते हैं तो इस रेडिएशन प्रोसेस के जरिए हीट हमें मिलता है, गर्मी मिलता है. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. एक गर्म बर्तन को अगर फ्लेम से अलग रख दिया जाए तो वो तुरंत ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण में हीट को ट्रांसफ़र कर देता है रेडिएशन के माध्यम से. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. हमारा शरीर भी हीट रेडिएट करता है और हम भी रेडिएशन के द्वारा हमारे सराउंडिंग से हीट पाते हैं. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जितना भी गर्म शरीर है वो हीट रेडिएट करता है. When this heat falls on some object, जब ये गर्मी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted.
अभी जो जो हीट किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वस्तु, और कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर होता है वो किसी वस्तु का बढ़ जाता है, जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? क्यों आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप छाता ले लीजिए जब आप धूप में जाते हैं। Kinds of clothes we wear in summer and winter, जो हम अलग अलग तरह के कपड़े गर्मी और जाड़े के मौसम में पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. आपको पता है कि गर्मी के मौसम में हम हल्के रंगों वाले कपड़े पहनते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें ठंडक का अनुभव देता है, और जाड़े में हम गाढ़े कलर वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black and of the other white, pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperatures? In which can is the water warmer? You can feel the difference even by touching water in the two cans. अभी दो एक ही जैसा बर्तन आप ले लीजिए, दोनों में पानी भर लीजिए, एक को डार्क कलर, एक का कलर काला कर दीजिए और एक वाइट कलर का होना चाहिए, दोनों को धूप में रख दीजिए और उसके बाद आप दोनों का टेम्परेचर नापिए, तो आप पाएंगे कि जो गाढ़े कलर में जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो गया है। अब इस हरी पट्टी में देखते हैं क्या है। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। हम अक्सर जो है बिजली और ईंधन जैसे कोयला को इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? क्या हम ऐसे बिल्डिंग्स बना सकते हैं जिसमें कि बाहर से गर्मी और ठंडे का असर अंदर घर के अंदर कम हो? दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो that they have trapped layers of air. हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम बिल्डिंग ऐसा बनाएं जिसमें कि उसके बाहर का जो दीवार है उसके अंदर में हवा का जो है ट्रैप्ड लेयर होता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। एक तरीका है ताकि इसमें हॉलो ब्रिक्स मतलब कि खोखला ईंटा, उसको यूज करने से ये समाधान हो सकता है। Activity 4.11, fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस। दो कैंस जो कि आप एक्टिविटी 4.10 में लिए यूज़ किए हैं, आप एक ही मात्रा में पानी और एक ही टेम्परेचर, दोनों का एक ही टेम्परेचर होना चाहिए, दोनों में पानी का एक ही मात्रा होना चाहिए, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस। दोनों का
टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लीव द कैंस इन ए रूम और इन ए शेड, दोनों को आप रूम के अंदर में रख दीजिए या फिर छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, पानी का टेम्परेचर 10 से 15 मिनट के बाद नोट कीजिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का जो टेम्परेचर जो है 10 से 15 मिनट के बाद क्या एक ही मात्रा में कम होता है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter। क्या इन सारे एक्टिविटीज से क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि क्यों हम समर में लाइट कलर हल्के रंग वाले कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मी में समर में गर्मी में हम हल्के रंगों वाले कपड़े क्यों पहनते हैं और जाड़े में हम गाढ़े रंगों वाले कपड़े क्यों पहनते हैं। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। जो डार्क सरफेसेस होते हैं, जो गाढ़े कलर होते हैं, जो काला कलर होता है, वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम जाड़े में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। लेकिन जो हल्के रंगों के कपड़े होते हैं उन्हें हम गर्मी में इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे ज़्यादातर हीट को, गर्मी को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो ऊनी कपड़े होते हैं हमें ठंड के दिनों में हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम गर्मियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि जो ऊन होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो ऊनी धागे के अंदर में हवा ट्रैप्ड होता है। ये बेनिफिट होता है, जिससे हवा ट्रैप्ड होता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो गर्मी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर के सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता। सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्मी फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets। अगर आपको चॉइस करने के लिए कहा जाएगा कि आपको जाड़े के मौसम में एक ही मोटा ब्लैंकेट दिया जाए वो आप चुनिएगा, या फिर दो पतले पतले ब्लैंकेट दिए जाए वो आप चुनिएगा, तो आपको दो पतले पतले ब्लैंकेट को चुनना चाहिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा आराम देगा, वो आपको ज़्यादा गर्मी देगा, क्योंकि उसके अंदर में दो ब्लैंकेट के बीच में आपको एक स्कोप बन जाता है कि वहाँ एक एयर का लेयर बन जाता है जो कि आपके अंदर के शरीर के अंदर के हीट को वो बाहर निकलने नहीं देता है। इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।